एक नई शुरुआत के लिए नया पन्ना पलटना चाहिए, ये एक कहावत है और ये सजेस्ट करती है कि अपने अतीत की त्वचा को उतारना और एक अच्छा व्यक्ति बनना एक अच्छी बात होनी चाहिए। बेशक वह स्थिति जहाँ यह कॉल नहीं करती है, ऐसा होने के लिए अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं पॉजिटिव बन सकता था। यहाँ एक लड़का आपको सिगरेट पीते हुए दिख रहा है। मैं ऐसा था जो मेरे एरोगेंस में खो गया था। एक बंदा आवाज़ देता है, ली यूहान, यहाँ पे आओ एक सेकंड के लिए। क्या तुम श्योर हो कि वो लोग हमें हर्ट नहीं करेंगे वो यूज़ करके? मुझे नहीं पता सनबे, उन्होंने दिया हमें। एपरेंटली ये बेली सॉन्ग है। यूहान, तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि बटरफ्लाई नाइफ को कैसे यूज़ किया जाता है ना? फिर वो कहता है, हाँ मुझे दिखाओ। वो ली यूहान, तुम कब से अपने हेयर डाई करने लगे बाय द वे? ये कैसे काम करता है? क्या मैं इसे केवल अपनी उंगली पर रख कर घुमा सकता हूँ? तुमको संभवतः इसे स्नैप करना होगा। तुम जानते हो, स्नैप करो। मैंने ठगों के बॉस के रूप में काम किया और माना कि मैं कोई था जो अविश्वसनीय था। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया डर गई हो मेरे, और वह कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इंसान था, ऐसा वो बता रहा है। और फिर समय बीतता गया और आसपास जब सूरज बदल गया, गर्मी की शुरुआत हो गई। यह आवाज़ आती है, योंग यानी कि बड़े भैया, मेरा छोटा भाई एक दिन मुझे देखने आया। माँ बीमार है। तो क्या चाहिए तुम्हें, क्या करूँ? पैसे, मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं हॉस्पिटल की फ़ीस भर सकूँ। यूहान सोचता है, यार क्या झंझट है, कितने चाहिए तुम्हें? वो कहता है 4.2 मिलियन। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, क्या तुम उतने दे सकते हो? मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। और फिर वो एक कार छोड़ता है और कहता है कि फिर से दोपहर को मिलना। चूँकि आज मैं पैसा इकट्ठा करने जा रहा हूँ, मैं तुमको लगभग आधे दे सकता हूँ, लेकिन पूरी राशि नहीं। वो कहता है ठीक है। और फिर जब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई को बिना पति के पाला। और फिर यहाँ पे लीवान सोच रहा है कि वो कितना बीमार हो सकता, और उसने फिर मुझे एक मतलब जो कोई एक्सपेक्टेशन ना हो वैसे चेहरे के साथ मुझे डांटने की कोशिश करना छोड़ दिया। मेरे लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन एक मिडिल स्कूल वाला इतना अधिक भुगतान कैसे कर पाएगा? फिर भी वह कहता है वह किसी का पैसा उधार लेगा। मुझे इस कठोर वास्तविकता में एक बेटे को छोड़ देना चाहिए जहाँ इसे प्राप्त करना पहले से ही काफ़ी कठिन है। शायद यह वही है जो उसने सोचा था। वह शायद थकी हुई थी और फिर से वो आँच छोड़ते हुए कहता है कि अगर तब मैं अपने होश में आ गया होता तो। यहाँ कोई चिल्ला रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम चाकू क्यों निकाल रहे हो? बस मुझे पैसे वापस देने हैं ना? प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज़। फिर वो कहता है कि मुझे अभी मंथली रेंट चाहिए जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में था। वो कहता है माफ़ करना, लेकिन वो आखिरकार हम कैसे जिएंगे? बच्चा रो रहा है जो जो ली युआन पकड़ के। मैं तुम्हें वो दे दूँगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। 2 साल ऐसे ही चले गए और उसके बाद में मैंने लोन बिज़नेस में काम करना शुरू कर दिया था जब से मैं 19 साल का था। मेरी जॉब थी कि पैसे कलेक्ट करना और वापस लाना। पीछे से आवाज़ आती है, तुम। और फिर वो बताता है कि बहुसंख्यक जो वापस भुगतान करने में असमर्थ थे, वे इस तथ्य के कारण मुश्किल से अपनी सांस रोक रहे थे कि वे इतने गरीब थे और वो भाग भी नहीं सकते थे। और फिर यहाँ पे वो इंसानों से कोस रहा है कि एक बार तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी, देख लेना। लेकिन मेरी नज़रों में वो जवाब देता है, डिवाइन पनिशमेंट? अगर ऐसा कुछ अभी होता ना, तो फिर इस दुनिया का हर बुरा आदमी अब तक मर चुका होता। फिर वो कहता है ऐसा लग रहा था कि मेरे दैनिक कोटा को भरने वाले पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे पूरे दिन बुरे मूड में रखने के लिए धन्यवाद देना होगा। अचानक वहाँ पे आवाज़ आती है, योंग
आखिरकार इतनी देर आपको कैसे लग गई? वो कहता है मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ और जगह पर रुकना पड़ा। फिर वो सोचता है ऐसा नहीं है ना कि तुमने अपना पैसा मेरे पास छोड़ दिया था। फिर वो कहता है अभी के लिए केवल आधी राशि है, बाकी के लिए मुझे कल और मिलेंगे। वो कहता है फिर वो देखता है हाँ ये क्या है। अचानक से कोई उसके छोटे भाई को चाकू घोंप देता है और फिर वो आदमी उसे कहता है, इसे कहता है डिवाइन पनिशमेंट। और फिर वो सोचता है क्या सच में इस दुनिया में डिवाइन पनिशमेंट होती है? और यहाँ पे वो सुनता है हरी अप, जल्दी करो, आखिरकार तुम ऐसे स्नेल की तरह क्यों चल रहे हो? वो हाँफते हुए कहता है हाँ, क्या इसीलिए तुम ऐसे पूछ रहे हो? वो कहता है नहीं, ये सच में बहुत ज़्यादा एनोइंग है। आखिरकार तुम ये नहीं जानते कि मुझे क्या पसंद है। मैं तुम्हें ठीक 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे वो नहीं लाते जो मैं पीता हूँ इस समय, इस टाइम के भीतर, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा जिसे तुम्हें मुश्किल से ही प्राप्त की थी। क्या तुम समझ गए? फिर वो इंसान कहता है रुको, छोड़ दो, मुझे जाने दो। और फिर वो कहता है प्लीज़ मेरे बच्चों के स्कूल के एक्सपेंसेस के बारे में सोचो, प्लीज़ सोचो। और फिर अचानक उसके हाथ से कैन गिर जाती है। दूसरा आदमी कहता है ओ नो, माफ़ करना, लेकिन क्या ये आप ऊपर रख सकते हो मेरे पाइल के ऊपर? वो लड़का रख देता है और फिर वो कहता है हाँ हाँ, मुझे हास्यास्पद दिखना चाहिए है ना, अपना अंत करने की कोशिश ने मुझे ऐसा बना दिया है। वो मुझे याद दिलाता है मैं यह सिर्फ मामले में कह रहा हूँ, लेकिन कृपया वो अपलोड ना करें जो आपने अभी अभी इंटरनेट पर देखा था, जैसे कि गीत योहान का एक उपाख्यान, ठीक है? फिर वो कहता है किसका सॉन्ग योहान? वो कहता है और अचानक दरवाज़ा खुलता है। वो कहता है क्या तुम्हें सोसोंग योहान के बारे में नहीं पता? वो कमी मेरा मतलब है वो सेलिब्रिटी अभी जो था उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, वो लीड एक्टर है और वो इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर डोर बंद होता है, वो आदमी उसे घूर कर देख रहा है। फिर वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ तो क्या आप थोड़ी सी अपनी टोपी उतारेंगे? तो वो लड़का कहता है मैं नहीं उतारूँगा। वो कहता है मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं कोई अजीब हूँ या ऐसा कुछ, एक्चुअली अभी तुम्हारी आँखों में जो मैंने वो तुम्हारी आँखों की नज़र देखी ना, वो टकटकी मैं पसंद कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे को थोड़ा करीब से देखना चाहता था। और फिर हम आवाज़ सुनते ही ये बेसमेंट की दूसरी मंजिल है। फिर वो तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम संयोग से कहीं एक छात्र तो नहीं हो? मैं वास्तव में कोई अजीब आदमी नहीं हूँ, मतलब तुम जानते हो। 1 मिनट रुको तो प्लीज़, 1 मिनट रुको, कहीं जाओ मत, प्लीज़ रुको, मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा ये डिलीवर करने। फिर यहाँ पे वो लड़का सोच रहा है हाँ ऐसे लगता है कि तुम बहुत बदल गए सॉन्ग म्योंग शिन। और फिर वो सोचता है हाँ ये सच में एनोइंग है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। अगर तुम वो ड्रिंक फिर से नहीं लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा जो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली है। यहाँ पे ये जो बंदा बोल रहा है उसका चेहरा दिखाया जाता है और फिर वह आदमी जिसे अभी सॉन्ग योहान कहा जाता था वह था सॉन्ग मायोंग शिन, वह जो मेरे पैसे लेकर भाग गया था जबकि मैं अपने छोटे भाई की मौत के बाद पागल हो गया था। हम एक साथ रहते थे और एक समय ऐसा था कि जब मैंने गलती से उसे अपना प्रेमी समझ लिया था। फिर वो बंदा यहाँ पे कह रहा है मैंने तुम्हें बताया था कि एजेंसी एक घोटाला था। फिर ये वो कहता है कि लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार डेब्यू करने में सक्षम हो जाऊँगा। फिर ये बंदा यहाँ पे सोच रहा है हाँ वो सेलिब्रिटी बन गया जैसे वो चाहता था, और उसकी इमेज भी बहुत चेंज हो गई है। लेकिन सॉन्ग योहान इतना सब कुछ छोड़ के वो ये नाम लेके चल रहा है, वो भी सेम मेरी तरह। सच में मुझे कोई भी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है, इवन ज़्यादा मुझे अभी गुस्सा और निराशा उसके विश्वासघात के बारे में महसूस हो रहा है। और फिर वो सोचता है चूँकि ये भावनाएं भी मुझ में नहीं बची है कि मैं कुछ और महसूस कर सकूं। फिर यहाँ पे वो कहता है मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि चीफ यून स्पॉन्सरिंग के बिना उस भूमिका को पाना मुश्किल है और
कंसिडरिंग कि क्या यह अगले साल निर्मित होने जा रहा है, वे जल्दी मुख्य अभिनेता के लिए कास्टिंग करेंगे। हमें डायरेक्टर यून के करीब आने के लिए किसी तरह का बहाना बनाने की ज़रूरत है। कोई खबर है कि उस चीज़ का क्या हुआ जिसके बारे में हम पहले बात की थी? मैंने केवल यह सुना कि मुख्य पार्क क्या कह रहा था, इसलिए मुझे सटीक विवरण नहीं पता है। और यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि ग्रीन टी शर्ट वाला, तो आप क्या कह रहे थे कि निर्देशक यून ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिस क्षण वो कोरिया पहुँचे, है ना? फिर वो कहता है हाँ, जाहिर तौर पर यह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वह करीब 5 साल पहले मिले। मैंने चीफ पार्क के मेमो पेज पर एक नज़र डाली थी और नाम था सोंग म्योंग शीन। और फिर यहाँ पे सोचता है कि हाँ, शैतान की बात की। उसको कहता है हाँ, क्या नाम था? और फिर वो सोचता है हाँ, मुझे इनमें नाक खुपसनी चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। तो क्या था उस इंसान का नाम जिसको डायरेक्टर यून ढूंढ रहे? वेल, जी वहाँ जा। अचानक वो नाम सुनकर वो चौंक जाता है और वो लड़का कहता है जी वहाँ जा। हाँ, उसके ऊपर मैंने सुना कि उसका कोई निकनेम भी है। वो कहता है निकनेम? फिर वो कहता है रैबिट, यानी कि खरगोश। ऐसा लगता है कि जी वहाँ जा उसका फेस बहुत क्यूट था। तो फिर वो लड़का हंसकर कहता है आश्चर्य कि डायरेक्टर यून को ऐसे क्यूट स्टाइल्स पसंद है। तो फिर वो बंदा उसको जवाब देता है कि ऐसा हो सकता है कि वह उसे किसी अच्छे इरादे से नहीं ढूंढ रहे हो। फिर वो लड़का हंसकर कहता है बिल्कुल नहीं, वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिससे वह 5 साल पहले मिले थे, है ना? क्या ये उन लोगों की तरह नहीं है जो पहली नज़र में प्यार करते हैं? तो वो कहता है ज़रूरी नहीं। जाहिर है कि जी वाजा व्यक्ति निर्देशक यून के साथ एक रात बिताने के बाद पैसे छोड़कर भाग गया। तो वो बंदा हैरान होकर कहता है क्या वो डायरेक्टर यून को पैसे देकर भाग गया? क्या उसको मरने की ख्वाहिश है? तो वो बंदा कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि वह व्यक्ति सेक्स के बाद के पैसों को पीछे छोड़कर भाग गया। वो कहता है तो फिर वो कहता है मैं कह रहा हूँ कि जो भी था, मतलब सेक्स मनी को डायरेक्टर यू खुद के पीछे छोड़ते हुए गायब हो गया बूस्ट करने के लिए। फिर वो ऐसे करता है कि अमाउंट इतना था। और फिर यहाँ पे वो सोच रहा है कि हाँ 20 सेंट्स। फिर वो कहता है ओ माय गॉड। फिर वो बंदा कहता है कि सच में उस व्यक्ति को निर्देशक यू के हाथों राख में बदलकर मौत के घाट उतरा जा सकता है। तो फिर वो लड़का कहता है क्या आप डर गए हो? वो कहता है बिल्कुल। क्या आप जानते कि एक व्यक्ति निर्देशक योन कितना डरावना है? फिर यहाँ पे ये सोचता है कि मैंने बहुत अधिक समय खो दिया है। फिर वो कहता है कि वह अपनी मुस्कान के साथ एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देता है, जानते हो तुम? और जब से वो यंग था ना, ऐसे कहा है कि वह विदेशी देश से आया है। मैंने सोचा कि वह एक स्वतंत्र आत्मा की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन उस मुस्कान से उसे आसानी से लेने के बाद भड़कने वालों की संख्या सिर्फ 1 या 2 नहीं है। तो फिर वो कहता है हाँ सही है, मैंने भी सुना है कि एक बार उनको किसी ने चाकू घोंप दिया था, लेकिन वो भी उन्हें डरा नहीं पाया था। ये सुन के वो सोचता है क्या उनको किसी ने चाकू घोंप दिया था? और फिर यहाँ ये बंदा कहता है याद है कि मैंने आपको कैसे बताया था कि मैंने लगभग 5 साल पहले एक जंगली ठग के साथ रहता था। वह एक खाली सिर वाला मूर्ख था जिसे मेरे सामने पैसे डालने के लिए बरगलाया जाता था। जब भी मैं थोड़ा आंसू के साथ काम करता था, उसी दौरान कोई अचानक हाथ में चाकू लेकर हमारे घर आ गया। उन्मत्त अवस्था में अपनी आंखों से उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस ठग ब्रैड को, वो लड़के को जानता हूँ। और तब मैं इतना होपलेस महसूस कर रहा था। जब मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैं निराश हो गया। पर हुआ यूँ कि उस कमीने का छोटा भाई दोपहर से घर के बाहर लटका हुआ है, और इसीलिए मैंने उस बंदे को बता दिया था, क्योंकि मुझे वो एक ठग जैसा दिख रहा था और वो मौत के बारे में पलक भी नहीं झपकाएगा, क्योंकि मैं उसके परिवार से अलग नहीं हूँ और न ही उससे संबंधित हूँ या ऐसा कुछ भी। यदि वह मारने जा रहा है तो उसे अपने छोटे भाई को जो बाहर है मार देना चाहिए।
वो कहता है भाई आपने वास्तव में उसे अपने भाई को मारने के लिए कहा था? तो वो बंदा कहता है मैं दहशत में था इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या कहा। इसके अलावा क्या ये मेरी गलती भी है? यह सब इसलिए क्योंकि उस मूर्ख ने गड़बड़ कर दी है ना? फिर वो कहता है तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने खोजा और उस आदमी को ठग और छोटे भाई की एक तस्वीर दिखाई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह मैं जो बोल रहा था उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, और तभी उसने अपना चाकू दूर रखा और चला गया। सीरियसली मुझे तो ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊँगा उस समय। तो फिर वो बंदा पूछता है तो फिर उसका छोटा भाई, फिर वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो मरा है या नहीं। और फिर वो कहता है कि वो जो हाथ में चाकू लेकर खड़ा था है ना, आपको कम से कम उसके लिए पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। तो फिर वो कहता है देखो मैं उस कमीने का सारा पैसा लेकर भागने की योजना के बीच में ही था, सो आखिरकार मैं उसे रिपोर्ट कैसे करता? और फिर हंसता है बहुत ज़्यादा। तो आपको समझ गया होगा दोस्तों यहाँ तक कि ये जो बंदा है सुन रहा है वो वही है जिसका भाई मरा था, और यही उसका प्रेमी है जो अभी तक बड़बड़ कर रहा था, जो फेमस स्टार बन गया है, और उसने कैसे इसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। और फिर यहाँ ये बंदा सोचता है कि एक नया पत्ता पलटना, शायद मैं इसका प्रतीक हो सकता हूँ, चूँकि मैंने अपने कमीनेपन को दूर फेंक दिया और कम से कम एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा है, फिर से ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं। वैसे क्या आपको देर नहीं हो रही है? वो कहते हैं मुझे बाहर जाना शुरू करना चाहिए, मैं जानबूझकर आलसी हो रहा हूँ ताकि मेरे मैनेजर को बर्खास्त किया जा सके। तो वो कहता है ओ ठीक है, क्या वो वही राष्ट्रपति चोई नहीं है जो एक एजेंसी को विफल करने के बाद आए थे? हाँ। तो वो कहता है प्रेसिडेंट माय एस, इतना ही नहीं वह एक प्रायोजक पर ठीक से नहीं लटक सकता, लेकिन वह हर दिन बकवास भी करते हैं कि कैसे मैं एक भूमिका पाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे अभिनय कौशल में कमी है। लेकिन फिर किसी की हंसी का शोर जिसने मुझे सीमा तक भर दिया था, उसने मुझे सूचित किया कि आखिरकार कैसे मुझे नया पत्ता पलटना है। और वो मोमेंट था जब मुझ में उसके हंसी के आवाज़ ने गुस्सा भर दिया। और फिर यहाँ पे वो बंदा जो उसको लिफ्ट में मिला था वो आकर कहता है तुमने सच में मेरी राह देखी है ना? माफ़ कर देना मुझे, एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी में जाना था, इसलिए सच कहूँ तो मैं एक ऐसे उद्योग में काम करता हूँ जहाँ मैं मशहूर हस्तियों को खड़ा करता हूँ। यह मेरा बिज़नेस कार्ड है, जब आपके पास समय हो। तो फिर वो कहता है मैं आज रात खाली हूँ। तो फिर वो कहता है सच में? फिर वो कहता है मैं वहाँ पर चलूँगा जहाँ तुम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सुबह भी मिले होते। आप कब अपना काम ख़त्म कर सकते हैं? और फिर यहाँ पे ये स्टोरी की शुरुआत होती है। ये ट्रेलर था फर्स्ट एपिसोड का। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।